हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस सेशन। दिस इज ज्ञानेंद्र और आज हम लोग फिर से साथ हैं एक और टॉपिक के साथ जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक से है इन द सीरीज ऑफ योर 2022 आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, है ना। तो ये वो टॉपिक है जो अगर आप समझ लो तो कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपके सामने हो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बड़ी आसानी से उसको टैकल कर सकते हो। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई। वही बस नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे एसिड बेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। They would ask you to find out the strength between certain type of acids as well as the bases. So in those cases, you would need to understand and learn the way to be easily able to tackle or find out a solution to a question of that kind. Hope ये बात समझ में आ गई हो। So without any delay, let us directly talk about something interesting. एक फिर से कहानी है जो हमारे बातों से या हमारे चीजों को मोटिवेट कर सकती है। उससे ही स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी। तो आज की कहानी जो है एक पेंटर के बारे में, एक पेंटर के बारे में। देयर वाज अ पेंटर अराउंड, थोड़ा बूढ़ा हो गया था, काफी समय से वो पेंटिंग कर रहा था। अब उसका एज इतना हो गया था कि ही वाजंट एबल टू पेंट एनी। ओके, ही यूज्ड टू गो आफ्टर पेंटिंग, ही यूज्ड टू गो एंड सेल इट। तो काफी समय हो गया था ये चीज करते हुए। ही हैज सीन ऑल ऑफ द टाइप ऑफ थिंग्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट ही यूज्ड टू अर्न बाय सेलिंग हिज पेंट्स। तो अब क्या हुआ, उसका एक बेटा था, उसका बेटे को भी इंटरेस्ट जागा कि मैं भी पेंटिंग करूंगा। तो ये खुश हुआ पेंटर कि चलो मैं भी इसको सिखाता हूँ कैसे पेंट किया जाता है, कैसे स्केच किया जाता है। और उसने उसको सिखा दिया अपने बेटे को। अब उनके बेटे ने एक पहला इमेज बनाया, एक स्केच बनाई, वो अपने पापा के सामने ला करके उन्होंने रखा। तब उन्होंने क्या कहा, जो उनके फादर थे उन्होंने क्या कहा, दैट दिस पेंटिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट इन दिस एंड दैट प्लेस। और उस बच्चे ने वो चीजों को समझा और वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट किया। अब उसके पापा ने उनको कहा कि जाके इसको सेल करके। तो when he went to sell that painting, he was able to sell it for around 20-30 rupees। ठीक है। तो अब वो पापा के पास वापस आया कि मैंने सक्सेसफुली इसको सेल कर दिया। तो बहुत बढ़िया, उसके पापा ने कहा बट अब अगर तुम इसमें ये इम्प्रूवमेंट करोगे तो हो सकता है ये इम्प्रूव हो करके और ज्यादा कॉस्ट में जाए। तो उसने वो इम्प्रूवमेंट को अप्लाई किया, वहां पे इम्प्रूव किया, फिर से पेंटिंग बनाई, फिर बेचने गया। तो इस बार उसने 20-30 रुपए के बजाय ही वाज एबल टू फेच अराउंड 100 रुपीज। ठीक है। फिर अपने पापा के पास आया, उसने बताया ये पेंटिंग थी, मैंने 100 रुपीज में बेची। फिर उनके पापा ने बताया कि यहाँ फिर से तुम थोड़े से अपडेट करो और इम्प्रूव करो, फिर से पेंटिंग ज्यादा महंगी में बिकेगी। फिर गया उन्होंने वहां पे, उसके बेटे ने फिर से लेकर के गई पेंटिंग वहां पे, फिर बेचने की कोशिश की। इस बार 250 रुपीज के आसपास बेची। बट आप लोगों को ये बात बता दो कि उसके पापा की जो पेंटिंग मैक्सिमम बिकती थी वो अराउंड 300 रुपीज बिकती थी। तो अब इसके बच्चे को लगा कि चलो मैं तो पहुंच गया हूँ पापा के बराबर, उनके बराबर की पेंटिंग बनाने लगा। तब वो एक और पेंटिंग बनाया। अब उस पेंटिंग का प्राइस जो मार्केट में उसको मिला वो अराउंड 300 रुपीज था। अब इसके बाद बच्चे में आ गया कॉन्फिडेंस कि भाई अब मुझे सब। अब उसने अपने पापा के पास ले ही नहीं गया चीज। अब फिर से बनाने लगा पेंटिंग और बेचने लगा। तो एक चीज ऑब्जर्व की उसने कि वो 200 या 300 रुपए से ज्यादा अर्न नहीं कर पा। तब वो काफी दिन बाद अपने पापा के पास गया, पूछा पापा मैं क्यों इससे ज्यादा फेच नहीं कर पा रहा हूँ इवन दो आई एम ट्राइंग टू डू। तो उसने ये कहा कि जब मैंने अपने पापा से पूछना बंद कर दिया या मैंने अपने चीज में इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया, इवन आई वाज स्टक इन दैट अमाउंट। बट व्हेन और टिल द टाइम यू कीप ऑन इंप्रूविंग इन व्हाटएवर यू डू, यू गेट बेटर व्हाट यू डू इट इन। चलो मान लिया जाए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के ही मैं अच्छा टीचर बनूंगा, है ना। सेम वे अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, समझोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा उसके बारे में जानोगे, उतने अच्छे होते हैं। The same you have to be replicate, you have to be working really hard in the topics which you would want to work and get in your mind। तो उस चीज में फोकस करो, अच्छे से समझो और बड़ी आसानी से चीज को सीख के आगे बढ़ जाओ। चलो तो विद दिस थॉट आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। अब एसिड्स क्या होते हैं, मैं पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूंगा। आप सब जानते हो ऑर्गेनिक एसिड्स में एक सिंपल सी फिनोमेना होती है, ये H+ डोनर्स होते हैं और ये थोड़े वीक। H+ डोनर तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बट ये जो एसिड होते हैं पर्टिकुलरली थोड़े कमजोर होते हैं। व्हाई आर दे लिटिल वीक, इज बिकॉज जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी सी अलग होती है एक आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, वो थोड़ा सा कमजोर सा। तो लेमन का फोटो क्यों लगा रखा है? सिट्रिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिट्रिक एसिड ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, ऑक्सैलिक एसिड ले लो, ये सारे के सारे एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं।
they have this H plus in them, but this H plus isn't bonded by an ionic linkage. वो एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। देखेंगे कैसे, बट ये बॉन्ड क्योंकि कोवेलेंट है कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, पानी में ये बड़े आसानी से टूटता नहीं है, इस वजह से इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता। फॉर दैट रीजन organic acids, even the bases, are going to be weaker than the inorganic ones, क्योंकि वो completely dissociate हो जाते हैं। और क्योंकि complete dissociation पे amount of H plus या amount of OH minus ज्यादा amount में दे पाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाता है। तो ये कारण था कि क्यों एसिड ज्यादा कमजोर या ताकतवर होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कंपेयर करें। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है। एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, वो उसमें पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। मान लिया जाए हमारे पास एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जो हमारे पास है ये अटैच्ड है Cl से, ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच्ड है फ्लोरीन से। तो वो जो फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा खींचा जा चुका है, बिकॉज फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो जो हाइड्रोजन एटम है वहां पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर दैट रीजन इट कैन इजीली बी टेकन आउट एज अ पॉजिटिव आयन, लीविंग और गिविंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन, टू द फ्लोरीन एटम और फ्लोरीन एटम। तो ऐसे एटम्स, ऐसे प्रोटॉन और हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से बॉन्डेड है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर एटम तो समझ में आ रही है, स्पीसीज क्या होता है। कभी अल्काइन देखा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, अगर वहां पे लास्ट कार्बन हो उसमें हाइड्रोजन लगा हो, क्योंकि sp कैरेक्टर वहां पे है तो वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि sp कैरेक्टर में s कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, और s कैरेक्टर काफी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स काफी क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। क्यों काफी ज्यादा होता है आप लोगों ने पहले भी समझा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपके टीचर ने भी बताया होगा। अगर किसी को डाउट है क्योंकि sp में क्यों s कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ चुके हो तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, जानते हैं, क्योंकि अब हम लोग ये जान चुके हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर ऑर्गेनिक चीजों की, तो वो H+ जितना आसानी से दे सकता है वो ही, और उसको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। यहाँ पे 2 एसिड दे रखे हैं, अगर इनकी एसिडिक नेचर की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन बाहर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कुछ इस तरीके से, तो वही H+ जो है एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा। तो अल्टीमेटली जो H+ यहाँ पे आने वाला है ना, वही H+ हम लोग को इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताएगा। तो यही है कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो थोड़ा आगे और जानते हैं और समझते हैं कैसे और क्या एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई एसिड वो है, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, काम ज्यादा है। हम समझते हैं क्या चीज है जो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देती है और क्या चीज है जो उसको कम कर देती है। इन केस यू लुक एट द फर्स्ट मॉलिक्यूल, इट हैज एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब H+ हटता है एक नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। दिस नेगेटिव आयन इज डीलोकलाइज्ड इन द रिंग, है कि नहीं? ये गौर से देखो आप, अब ये नेगेटिव आयन डीलोकलाइज्ड है रिंग में। अब कंपेयर करते हैं नीचे वाले चीज पे, या उसी पे गौर कर लो, तो वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, अब नीचे वाले एग्जांपल को देखते हैं। अब जो नेगेटिव आयन सेकंड एग्जांपल में क्रिएट हो रहा है वो भी डीलोकलाइज्ड है, पर अगर गौर से देखो तो दूसरे एग्जांपल में NH2 ग्रुप अटैच्ड है। अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास से कि NH2 ग्रुप में जो लोन पेयर है वो किसी को मिल सकता है अगर पोजीशन में रिक्वायरमेंट है, और कार्बन में जो C डबल बॉन्ड वो है उसमें तो भाई तगड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन भूखा आदमी है, that would abstract the electron from whatever atom it is attached to, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रखा है उसने। अब मौका देखेगा नाइट्रोजन कि भाई चलो मौका बन रहा है इलेक्ट्रॉन देने का, it would give it to them। तो after giving the electron back, the electrons are already in excess there। तो क्या वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा H- या H+ बनाने के लिए, या ये इलेक्ट्रॉन को वो इतनी आसानी से नहीं लेगा? खुद ही सोचो। अगर वहां पे नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें ऑलरेडी इतने सारे हैं, जिसमें हमारे पास मान लीजिए हमारे पास खाना है और हमको कोई और खाना दे रहा हो, तो इतना अच्छा नहीं होता ना। द सेम वे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर से और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो क्या वो उसको स्टेबलाइज करेंगे?
नहीं करेंगे। तो पहले केस के कंपैरिजन में जो दूसरा केस का आयन बन करके आ रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन करके आ रहा है, दैट इज लेस स्टेबल। अब मान लिया जाए किसी ने पूछा कि you tell us the stable, I mean, which is more acidic, the first molecule or is it the second one which is more acidic? तो क्या बोलोगे? क्योंकि सेकंड वन का प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है, तो क्या वो रिएक्ट करेगा? हमेशा याद रखो, एक रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तो वो चीज करेगी क्या करेगी कि नहीं करेगी? खुद ही सोचो। मान लिया जाए हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स लेके आए उसी लिए पढ़ेंगे, वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कमी रह जाती है और उतना अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो कोशिश क्या रहती है कि ज्यादा स्टेबल मार्क्स आए, ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। वहीं यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होना चाहेगा? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जो कि पहले केस में कंपैरेटिवली ज्यादा है। एंड फॉर दैट रीजन द फर्स्ट मॉलिक्यूल, द फर्स्ट एसिड इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। आई होप ये बात क्लियर है और समझ में आ चुकी है। इसके साथ थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। इस सिचुएशन पे यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले मॉलिक्यूल में और दूसरे में Cl जुड़ा हुआ है। अब इस केस को देखें तो इसका जो आयन बन करके आएगा प्रोटॉन को निकालने के बाद, that negative ion is gaining the electron density due to inductive effect of methyl group। अब ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है। यहाँ पे हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से वो जो COO बॉन्ड है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। फॉर दैट रीजन नेगेटिव चार्ज को क्या ये स्टेबलाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है। खाना जिसके पास ज्यादा है उसको और दे रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उतना एसिडिक ये नहीं होगा। क्यों एसिडिक नहीं होगा? क्योंकि वो चेंज होना ही नहीं चाहता, और चेंज नहीं होना चाहता तो वो H+ देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। H+ उसके साथ इंटैक्ट रहेगा, बना हुआ रहेगा। इट हैज टू गिव, इफ इट हैज टू गिव H+, जो अदर आयन बन रहे हैं ना साथ में, उसको भी स्टेबल होना जरूरी है। दूसरे केस में देखो, Cl के साथ जब COOH है, वहां से अगर H+ निकलता है, जो नेगेटिव आयन बना है उसको माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ रहे हैं ऑक्सीजन के पास से, वो भी थोड़े से खिंचा जा रहे हैं उसके पास। एंड फॉर दैट रीजन that carbon with a negative oxygen attached to it is being pushed to become that, to be stable, because it is stable in that condition। so इस वजह से जो सेकंड मॉलिक्यूल दे रखा है, ये जो मॉलिक्यूल हमको दे रखे हैं इन्होंने, ये मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। द रीजन बीइंग एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखो, एक एसिडिक कैरेक्टर को जानने के लिए उसके कॉन्जुगेट आयन की स्टेबिलिटी को देखो। अगर कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल तो एसिड क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव? ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि वो बड़ी आसानी से इसको बना देगा, है ना। अगर कॉन्जुगेट आयन है कम स्टेबल तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या एसिडिक रिएक्टिव होगा? नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू शुड हैव इन योर ब्रेन। अच्छे से समझो, जानो, बताओ अगर कोई डाउट आ रहा है। Let me know how and what you are thinking when you are learning this। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। दो एग्जाम्पल दे रखे। आप लोग ये भी जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, वो भी यूज हो सकता है कई ऐसे एग्जाम्पल्स में। अब इस एग्जाम्पल में पर्टिकुलरली अगर हम गौर करें तो विल बी ऑब्जर्विंग दैट कि पहले केस में भाई CH3 और CH2 ही अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, दूसरे केस में CF2 अटैच है। अब ये फ्लोरीन एटम क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, पहले ही आप जानते हो। अब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। नेगेटिव आयन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? सब के सब समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। नेगेटिव चार्ज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट इज इट डूइंग टू दैट? इट इज स्टेबलाइजिंग इट। एंड फॉर दैट रीजन द सेकंड मॉलिक्यूल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन द फर्स्ट वन। होप द आइडिया इज क्लियर टू यू और चीज एकदम सिंपली समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल होता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को समझ, बट फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक द मिस्टेक। लेट मी नो अगर कोई भी चीज है जो ना समझ में आई हो, या बताओ कोई चीज अच्छे से समझ में आई हो तो भी। अब इन मॉलिक्यूल में देखो, खुद से सोचो और बताओ। अब ये पहले बताओ मुझे कि क्या फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? सोच के बोलना।
फ्लोरीन छोटा आदमी है बट इसमें अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो नेगेटिव आयन बनने वाला है उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कैसे? क्योंकि ये ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का। अब बिकॉज इसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होने वाला है, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होने वाला है, इट हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि स्टेबल चीजें ही बनती है ना, कंपेयर टू आयोडीन के साथ। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए एसिडिक कैरेक्टर का, तो ये रेशियो और ये ऑर्डर आ जाएगा। हाउ अबाउट द सेकंड कंडीशन? अगर इसमें देखा जाए तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया एक एग्जांपल में। उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी COOH में क्या हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? सिंपल है, ज्यादा हो रही है। बट अगर दूसरे एग्जांपल में देखें, केवल इंडक्टिव इफेक्ट है। पहले में तो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है ना, पहले में मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस बोल लो, दूसरे में केवल प्लस आई इफेक्ट। अब खुद बताओ कि भाई प्लस एम इफेक्ट ज्यादा तगड़ा होता है। व्हाट इज इट? दिस प्लस आई जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर देता है या इफेक्ट देता है। एवरीबॉडी वुड से, आई सजेस्ट, आई थिंक कि NH2 ग्रुप, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा किसको? COOH ग्रुप। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो H+ बड़ी आसानी से देगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। H+ निकलता ही इसलिए है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए। इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो वही। सिंपल है, बहुत आसान से समझ सकते हो अगर गौर से सोचो, सुनो और ध्यान दो। अब इस एग्जांपल में अगर आप लोग गौर करो पहले केस में CF2 जुड़ा हुआ है, दूसरे में इस पोजीशन में Cl2 जुड़ा हुआ है। तो गौर करने की बात यह है कि जो ग्रुप है ना माइनस आई ग्रुप, वो दोनों में डिफरेंट है। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या क्लोरीन? सबको मालूम है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सेम नंबर ऑफ क्लोरीन जुड़े हुए हैं सेम पोजीशन में, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट N आयन को, नेगेटिव आयन को, और उस वजह से जो पहला मॉलिक्यूल है ना वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देगा उस गिवन एसिड को। क्लियर है ये बात? तो अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात आए, कंपैरिजन की बात आए, तो देख लो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला ग्रुप जुड़ा है उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगी। इट इज सच अ सिंपल थिंग, इफ यू गेट इट वंस इट वुड बी वेरी इजी टू गेट टू द आंसर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। या थोड़ा बहुत केसेस होते हैं जहां पे वी वुड नीड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर और यूज सम अदर आइडियाज, जो कि मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। बट बेसिक ये नीचे जाते हैं, एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में गौर करो तो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, बट कॉर्नर में 4th एटम पे, इस ऑक्सीजन से बात करें तो। और इसमें अगर देखा जाए तो एक ही फ्लोरीन है बट वो एडजेसेंट टू COOH ग्रुप है। अब बता कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम? बहुत ही सिंपल से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पहले एग्जांपल में CF3 इतना दूर है और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इवन तो वहां पे 3 फ्लोरीन है, वो उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे जितना ये एक फ्लोरीन जो एडजेसेंट है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप से, है ना। तो इस वजह से ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और अगला या पिछला पार्ट है दैट वुड बी लेस एसिडिक। आई होप ये आइडियाज क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। बड़ा ही सिंपल है, समझो, सोचो और उसको रेप्लिकेट करो। दैट इज द आइडिया दैट यू गाइस नीड टू। बहुत बार हम लोगों को डर लगता है कि क्या मुझसे एग्जाम में ये बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए भी वी हैव अ प्लान फॉर यू। वी विल बी ब्रिंगिंग दिस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन सीरीज, जो कि हर एक चैप्टर के बाद हम करने की सोच रहे हैं। मीन आफ्टर दिस सेशन हम लोग वो भी करेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे, उसको भी समझेंगे और वहां पे अपनी एबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजों को वर्कआउट करो और खुद से भी सॉल्व करो, क्लास में भी सॉल्व करो, तब बात बनेगी, तब समझ में आएगा चीज। आंसर पे डायरेक्ट मत जाओ, कैसे लाया जाता है, कैसे वो सॉल्व होता है, दैट इज व्हाट योर गोल शुड बी, नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। अब केस आई थोड़ी अलग होगी। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसको? सबके सब समझ रहे होंगे, एक फिनॉल मॉलिक्यूल है ना। फिनॉल में अलग अलग ग्रुप जुड़े रखे हैं। पहले केस में NO2 तो जोड़ रखा है, दूसरे केस में OCH3 जोड़ रखा है, तीसरे में मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है और चौथे में कुछ नहीं। अब सिंपल सी बात है, फिनॉल क्या होता है? H+ दे देता है और क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन बनाता है। सबको मालूम होगा फिनॉक्साइड आयन O- आयन होते हैं, जिसमें अच्छा खासा रेजोनेंस होता है। अब अगर NO2 को देखो तो आप लोग जानोगे कि NO2 मॉलिक्यूल जो है ना कुछ इस तरीके से होता है।
अब अगर ऐसा ही NO2 मॉलिक्यूल होता है और हमारे पास एक रिंग है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पे एक रेजोनेंस का मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके से। कैसे होता है वो भी समझते हैं, देखते हैं, और उसको यूज करके हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है, ये यहाँ मूव कर जाता है, यहाँ मूव करता है और ये यहाँ मूव करता है। तो जो NO2 ग्रुप है ना, ये ऐसे एक्ट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है विया रेजोनेंस। इस वजह से ये जो ग्रुप है ना, -R ग्रुप कहलाता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग विया रेजोनेंस कहलाता है, या -M ग्रुप के बिहेवियर को शो करता है। वही अगर OCH3 की बात करें, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे पड़ी है एज अ लोन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज अ लोन पेयर पड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग में क्या कर रही है, कम कर रही है या ज्यादा कर रही है? खुद से बताओ। पहले केस में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है ना, दूसरे केस में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करें, क्योंकि इन्हीं दोनों में रेजोनेंस है आउटसाइड द रिंग, तो पहले केस में रिंग में इतनी डेंसिटी हो गई तो किसी से खींचना आसान होगा क्या उससे इलेक्ट्रॉन को? हाइड्रोजन से क्या वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा? कि अगर उसमें रिंग में, खुद ही सोचो, इस रिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब क्या ये और इलेक्ट्रॉन चाहता है? नहीं चाहता। क्या वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ले सकता है? नहीं ले सकता। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसमें सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर, और पहला जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगी। आई होप ये बात क्लियरली समझ में आ रहा हो। बहुत ही सिंपल है, बस सोचना है और उसको परखना है, दैट यू वुड इजीली बी एबल टू गेट टू द कंक्लूजन। तीसरे में देखते हैं और चौथे में देखते हैं। अभी ये तो क्लियर है कि तीसरा जो है पहले से लेस एसिडिक है। अब दूसरे से कंपेयर करते हैं। तीसरा अगर आप लोग गौर से देखो तो ये -I इफेक्ट शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से वो हाइपर कॉन्जुगेटेड है, वो अल्फा हाइड्रोजन कैरी करता है, तो इट वुड शो हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट के साथ साथ रेजोनेंस शो करता है, सिग्मा पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड वाला जो है लास्ट वाले से कम एसिडिक होगा। ये कम क्यों होगा? अब रिंग में क्या बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो क्या वो हाइड्रोजन, क्या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? नहीं लेगा ना, क्योंकि रिंग में तो ऑलरेडी है। अब रिंग में ही नहीं रहेगा, वो रिंग से ऑक्सीजन की तरफ भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दैट ये ऑक्सीजन उतना इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं रखता है जितना पहला रखता था। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये तो क्लियर है कि NO2 सबसे ज्यादा एसिडिक है, जिसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा एसिडिक। बाकी सब में एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, डी हो जाएगा नेक्स्ट। अब रेजोनेंस के साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है? खुद सोचो और बताओ। सिंपल है, रेजोनेंस के कारण जो सेकंड ऑप्शन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो दैट वुड बी द लीस्ट एसिडिक। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे, सिंपल सा ऑर्डर ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियरली समझ में आई हो बात यहाँ की, और आइडिया भी अच्छे से समझ में आ गया। दैट इज द कैच हियर चिल्ड्रन। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हो सकता है थोड़ा गैप दिया हो मैंने इसको लिखने के लिए, बट आई थिंक आप लोगों को चीज समझ में। इस पे जाते हैं, इस पे बात करते हैं और इसको समझते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे रखा है, खुद ही सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो नाम में ही एसिड है, सारे के सारे एसिड है। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखो कि इन सब में अगर सिमिलैरिटीज हैं तब आपस में कंपेयर करना पॉसिबल है। अगर सिमिलैरिटीज नहीं है तो बहुत अलग सा सिचुएशन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो यहाँ पे देखो सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वो बिहेवियर शो करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे हम कंपेयर कर सके। तो पहले में अगर हम देखें, पहले मॉलिक्यूल में एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या क्या शो करेगा? एक तो +I इफेक्ट शो करता है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप लोग बोलोगे सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो कर रहा है? यहाँ पे ना तो कार्बोकैटायन दिख रहा है ना फ्री रेडिकल दिख रहा है, बट अगर आप गौर से देखो तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी नेक्स्ट पोजीशन पे CH3 है। अब ये CH3 अल्फा कार्बन है और जो हाइड्रोजन वहां लगा हुआ है वो कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से वो शो करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो फॉर दैट रीजन जो पहला होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, रेजोनेंस से कम बट हाँ थोड़ी ज्यादा। दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पर, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहां मूव करेगी
और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगी। तीसरे केस में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। सेकंड केस में मैंने क्या कहा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट है, और तीसरे केस में माइनस आर या माइनस एम, जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने में मदद करेगी। तो अगर हम लोग ये सब को यूज करें, बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक हो जहां पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो गौर से देखा जाए तो सी ऑप्शन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? उसके बाद तो डी ऑप्शन ही आता है ना। तो सी हो गया, फिर डी हो गया। अब ए बी कौन सा? बी में रेजोनेंस है, ए में बस हाइपर कॉन्जुगेशन। ए आ गया फिर, तो ये हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन लिटरली आते हैं एग्जाम में, तो समझो और बड़ी आसानी से समझ चुके हो आप। If you have applied this idea, बड़ी आसानी से you will get the answer. So follow all the things that you have learned so far and apply it to this type of problems. Easily you'll be able to tackle them and come to the final conclusion. बहुत ही सिंपल होता है। Let us move further. समझते हैं कुछ और चीजें, जानते हैं उनके बारे में, है ना। तो ये पेज भी इसलिए खाली है ताकि कुछ लिख पाए, बट अगर बताओ कोई भी डाउट हो तो वहां पे लिखते हैं। अब ये गौर करो यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल में कैसे बता पाओगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। अब इन सब में अगर गौर से देखो तो रेजोनेंस तो सब में बराबर है, एक ही चीज में डिफरेंस है। कौन सी चीज? यही कार्बन है अल्फा कार्बन, यही कार्बन है अल्फा कार्बन। कई लोग बोलेंगे सर इसमें 3 अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा के बाद वाले हैं, बीटा। तो अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? पहले में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी सबसे ज्यादा होगी, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी रिंग में सबसे ज्यादा होगी। तो कौन सा रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें अगर देखो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अगर देखो तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये और ये। इसमें देखो तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो तो एक भी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये होल जो ग्रुप है ना बड़ा सा, ये प्लस आई ग्रुप है। बस यही सिचुएशन है। अब सिंपल सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मच मोर डोमिनेटिंग ओवर द इंडक्टिव। पहला जो आयन, पहला जो कंपाउंड होगा, उसमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि क्या वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा ना। तो क्या वो H+ बड़ी आसानी से देगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकाल के? नहीं देगा। दैट इज व्हाई फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द लीस्ट एसिडिक। वही जो डी ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट। ऑर्डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एज इट इज, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, आई मीन ए लेसर देन बी, फिर उसके बाद दिस दिस एंड दिस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, दैट इज इन द डी ऑप्शन। होप ये बात क्लियर हो गई हो। नहीं हुई हो तो बताओ, वी हैव एन एम्प्टी स्पेस अगेन टू राइट अबाउट द थिंग्स दैट यू वुड वांट टू आस्क। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इन एनी प्लेस यू वांट। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक यूनिक से इफेक्ट जो एसिडिक कैरेक्टर को चेंज कर देता है। अगर इसको समझना है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन को समझना होगा। अगर ये मॉलिक्यूल हम देखें, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कुछ एक मॉलिक्यूल है और हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। तो इन दोनों में गौर करो और बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। पहले तो A और B। अगर A और B में कंपेयर किया जाए, बहुत लोग बोलेंगे कि सर B ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, बट रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। हमेशा याद रखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा जा रही है। अब ये जो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। फॉर दैट रीजन, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन टू CO ग्रुप, है ना, ड्यू टू प्लस आर और प्लस M इफेक्ट ऑफ बेंजीन टू CO ग्रुप, क्या हो जाता है? एसिडिक कैरेक्टर इट गेट डिक्रीज्ड। इस वजह से जो बी ऑप्शन, जो A ऑप्शन है, दैट विल बी मोर एसिडिक देन B। तो ये हमेशा याद। बट अगर किसी कारण से ये रेजोनेंस जो बेंजीन से आ रहा है CO ग्रुप पे वो रुक जाए, फिर अगर किसी कारण से जो रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन से वो रुक जाए, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इस पर्टिकुलर चीज का बढ़ जाएगा, है ना। वही होता है इस ऑर्थो इफेक्ट में। अब कुछ बड़े बड़े ग्रुप जब आते हैं ऑर्थो पोजीशंस पे, लाइक अल्किल ग्रुप, है ना, या कोई मिथाइल, कोई बड़ा सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कुछ भी ऐसा ग्रुप जो वहां पे हिंड्रेंस लाए, तब क्या होता है? ये ऐसा समझो कि 2 बड़े बड़े ग्रुप आपस में पास पास आ गए हैं कुछ इस तरीके से।
अब मान लीजिए दो मॉलिक्यूल आपस में इतने पास पास आ गए हों, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, है ना। ढकेलने की वजह से ये जो ग्रुप है ये अपने आप में अपना चेंज कर लेगा पोजीशन। अब इस पोजीशन के चेंज होने को ही वो कहते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। इस पोजीशन के चेंज होने की वजह से ही चीजें बदल जाती हैं। ऐसा समझो कि ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, और एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अपनी जगह से मुड़ना पड़ जाता है ना। तो ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है, दैट ग्रुप विल चेंज इट्स ओन पोजीशन। ये वहां पे ना रह करके ये आउट ऑफ द प्लेन शिफ्ट हो जाता है ना। ये ग्रुप बन जाता है कि ये पीछा चला जाएगा, मान लिया जाए आपने आपसे दूर की तरफ चला गया। अगर ये बेंजीन रिंग जो है स्क्रीन पे है और ये COOH ग्रुप क्या हो रहा है, आपकी तरफ या मेरी तरफ आ गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अभी भी डीलोकलाइज्ड होंगे? नहीं होंगे। डीलोकलाइजेशन मैंने पहले ही बताया था, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो पैरेलल ही नहीं है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहां से वहां तक? नहीं होगा। इस इफेक्ट को, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं रह पाता एक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन रिंग के कारण, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन से, उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अभी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स ओवर द ऑर्थो पोजीशंस। अब इससे फायदा क्या होता है? अब ये जो COOH ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन से नहीं लेगा तो कम होगी या ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंपल है, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कौन सा एटम बचा जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? वो हाइड्रोजन ही तो है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से वो हाइड्रोजन से छीन लेगी इलेक्ट्रॉन और H+ हमको दे देगी, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गई? बढ़ गई। यही है ऑर्थो इफेक्ट। In case that you have substituents like alkyl groups over the ortho position, the acidic character of a carboxylic benzoic acid actually increases. Why does it increase? Because the carboxylic substituent goes out of the plane, so that no resonance would cause the electron density from benzene ring to shift to the carboxylic group. यही कारण होता है। हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी भी पूछा था, उसी का क्वेश्चन रखा है, बट यहाँ पे एक नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तुमको बताने बोला है कि क्या भाई Ka का रेट क्या है, सोचो आप लोग और बताओ कि Ka क्या चीज है। अगर Ka बात की जाए तो ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कितना ज्यादा H+ दे पाता है भाई, Ka के बताने की बात बता देता है हमको। ज्यादा Ka मतलब ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, कम Ka मतलब कम एसिडिक कैरेक्टर। सबके सब जानते हो आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिंपल भी है। आयोनिक थोड़ा सा अलग सा है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत सिंपल है, उसको ही यूज करना है। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अभी भी बताया मैंने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से इधर है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट है थोड़ा सा, वो रेजोनेंस से कंपैरिजन ही नहीं है उसका, तो सिंपल है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो ये बात क्लियर है। तो Ka का वैल्यू सेकंड केस में ज्यादा होगा पहले से। अब यहीं पे एक और सवाल भी आ सकता है, एक और वे से वो लोग इस चीज को पूछ सकते हैं। वो लोग बोल सकते हैं कि pKa के कंपैरिजन कर लो, तो हमेशा याद रखो pKa क्या होता है, pKa होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। तो जितना ज्यादा Ka होगा उतना कम pKa होगी। क्लियर? जितना ज्यादा Ka होगा उतना कम pKa होगी। ये बात याद रखो तो बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हो। अगर एक कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है तो pKa क्या होगी उसकी, ज्यादा या कम? कम। Ka क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। याद रखो, बड़ी आसानी से आंसर कर। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। अब ये भाई बेसिस क्या चीज है? बेसिस वो चीज है जो OH- दे सकती है। इसके साथ साथ हमने बेसिस के बारे में एक और चीज पढ़ी थी। बेसिस वो स्पीसीज हैं जो OH- जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, किसको? किसी को भी या किसी एक स्पेसिफिक चीज को? सोचो, बताओ। एक स्पेसिफिक चीज को। मेरे को लग रहा था कि आप सब लोग सोच चुके होंगे, तो यही सोचा आपने कि इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाला, वो भी केवल प्रोटॉन को हम कहते हैं बेस, अदरवाइज क्या नाम आता है उसका? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे वो है एक बेस, इट वुड स्पेसिफिकली गिव इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन। अब इन दो केसेस में देखा जाए, पहले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा। अब ऐसा समझो कि आपके साथ एक ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा रोकता है लड़ने से, तो क्या आप ज्यादा लड़ोगे या कम लड़ोगे? कम लड़ोगे। अगर आपके साथ एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपको भड़का रहा, भाई मार उसको, कमेंट्री करने लग रहा, फाइट चल रही है, दो लोगों के बीच में कुछ होता है ना,
लोगों के पीछे फाइट चल रही है, कुछ लोग आते हैं, हाँ दिस गाय इज डूइंग दिस दैट, ऐसा कमेंट्री बढ़िया बढ़िया देते हैं। बहुत लोग होते हैं आपकी क्लास में भी होंगे, और कुछ तो आप में से भी होंगे कमेंटर, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करते हैं, उसको पुश करते हैं उस एटम की तरफ। तो वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, बड़ी आसानी से वो दी जा सकती है। सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, बड़ी आसानी से नहीं दी जा सकती। यही बेसिस का आइडिया है। और ये याद रखो, हम लोग गैसियस स्टेट में ही बात कर रहे हैं बेसिस के बारे में। लिक्विड स्टेट में थोड़ी अलग चीजें भी आती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साइज का इफेक्ट, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल को समझो। पहले मॉलिक्यूल में देखें तो केवल एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, बट दूसरे मॉलिक्यूल में अगर बहुत से तो दो प्लस आई ग्रुप जुड़ रखे हैं। खुद बताओ गैसियस स्टेट में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे सकता है। दो लोग हमको खाना दे रहे हैं तो किसी और को देने में हमको तो आसानी ही होगी ना, अगर हमारे पास सफिशिएंट है। दैट इज द केस विद द सेकंड मॉलिक्यूल हियर। तो वही हो रहा है, एंड फॉर दैट रीजन इट वुड गिव द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। आई होप चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। अब इन मॉलिक्यूल को देख, यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में क्लोरीन अटैच्ड है। अब आप लोग जानते हो क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना। तो पहले में वो विथड्रॉ कर लिया, तो क्या बोलते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बट दूसरे में फिर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, प्लस आई ग्रुप है, ये तो माइनस आई ग्रुप था, तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, पहले से, ठीक है। वही अगर दूसरे एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे बात थोड़ी अलग से हो जाती है, जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं होता है। नाइट्रोजन में लोन पेयर पहले से पड़ा है, तो क्या वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा बेंजीन से, नहीं, बल्कि ये खुद में प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो कर देगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में भेजेगा, जैसे कि उस एरो में दिखा रखा है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या इजीली अवेलेबल होंगी बेसिक एक्शन शो करने के लिए। अब खाना तब तो हम किसी को देंगे जब हमारे पास होगा, है ना। तो यहाँ पे खाना बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सो इट कांट इजीली बी गिविंग आउट दिस इलेक्ट्रॉन बैक। आई होप आइडिया क्लियरली समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है यार, कुछ है ही नहीं हमारे पास, कैसे किसी को देंगे, है ना। खाने की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो। सो बेसिक कैरेक्टर सिंपल है, सेकेंड मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाएगी पहले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन। तो यही है बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का तरीका। बहुत से एग्जाम्पल भी हैं जिनमें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखो पर्टिकुलरली, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर रेजोनेंस है, बट रेजोनेंस तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। अब इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने के लिए दो बिल्डिंग खड़ी है, अब मेरे को यहाँ से कूदना 3 बिल्डिंग बाद किसी और के घर, पॉसिबल नहीं है ना, पड़ोसी के घर कूदा जा सकता है। 3-4 बिल्डिंग बाद कूदने के लिए या तो बिल्डिंग को बराबर बराबर होना चाहिए, या तो कुछ ऐसा सीढ़ी वगैरह कुछ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट सम एटम्स आर अटैच्ड, बट डीलोकलाइजेशन दैट इज कॉन्जुगेशन वहां नहीं है। तो पहला मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं है, जबकि इसमें दो ग्रुप भी जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट्स प्लस, और दूसरे में केवल एक है। खुद ही बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, पहला वाला ज्यादा बेसिक होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है समझना, बस आइडिया यूज करो, दिमाग यूज करो और अप्लाई करो जो पढ़ रखे हो, बड़ी आसानी से आंसर आता है, ठीक है। तो होप आप लोग आंसर्स को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और मुझे भी बताओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या बना आपसे या नहीं बना। कमेंट करो, मुझे बताओ क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, अगर डाउट आ रहा है कहाँ डाउट आ रहा है, क्या टॉपिक चाहिए जहां पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो बताऊंगा। पहले दो एग्जाम्पल को अब गौर करो, इन दोनों में केवल एक चीज डिफरेंट है। पहले केस में CF2 यहाँ पे, दूसरे केस में CF2 यहाँ पे। अब ये बताओ CF2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है या डोनेट करता है, सबको मालूम है क्या करता है, विथड्रॉ करता है। तो पहले केस में बड़ी आसानी से करेगा, दूसरे केस में बड़ी आसानी से करेगा, जितना पास है उतने अच्छे से करेगा ना। तो दूसरा केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से पहला केस ज्यादा बेसिक है किससे, सेकेंड केस से। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। सेकेंड में in this case you can clearly see that the first example has nitrogen's electron delocalized throughout the chain via conjugation, right? We call it the mesomeric effect. In the second case ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो readily available है to be given to a proton। तो सिंपल है, कौन सा बेस ज्यादा तगड़ा है, सेकंड वाला ज्यादा तगड़ा है। क्लियर, समझ में आ गया बात।
और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में, तब इसको देखो। अब मुझको बताओ कि which one is most basic। एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव कर जाती है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देती है। तो ये भाई बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना। वही अगर यहाँ पे गौर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है, तो किसी को देना आसान होगा क्या? अगर कम हो चुकी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है ज्यादा तो इट कांट गिव आउट द इलेक्ट्रॉन दैट मच, है ना। तो अगर बात करें सेकंड वाले और लास्ट वाले की, तो सेकंड वाले में तो सबसे कम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को देने की और लास्ट में सबसे ज्यादा। अगर सेकंड लास्ट में देखें तो यहाँ पे दो फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। पहला तो हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा प्लस आई इफेक्ट। तो हाँ, इसमें ज्यादा तो होगी, बट क्या लास्ट वाले से ज्यादा होगी? नहीं। अगर हम लोग इनको नाम दे दें ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग, तो अब बताओ कौन सा सीक्वेंस होगा? डी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, है ना। तो डी जीत जाएगा और उसके बाद क्या फॉलो करेगा? उसको ऑब्वियसली सी फॉलो करेगा। अब सी के बाद क्या आएगा जहां पे कुछ ना जुड़ा हो, जो ए ऑप्शन है। अब उसके बाद सबसे कमजोर क्या हो जाएगा? यही आइडिया है जिसको यूज कर सकते हो, बड़ी आसानी से आंसर को बता सकते हो, पता कर सकते हो। अब देखते हैं एक अनयूजुअल इफेक्ट, इसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ और विया प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन हो जाता है कुछ बेसिस का, तब वहां पे साइज की वजह से जो इनहिबिशन होता है ना, इसको स्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक चेयर है, यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस चेयर में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब एक आदमी को यहाँ पे आना है और बैठना है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। बैठने में उसको आसानी होगी या डिस्टर्बेंस होगी उन लोगों के साइज की वजह से? चेयर थोड़ा ज्यादा छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके साइज की वजह से उसको बैठने में दिक्कत होगी। मान लीजिए ट्रेन में हम कहीं जा रहे हैं तो होता है कि नहीं, थोड़ा सा इधर टिका के बैठ गया, थोड़ा सा उधर जहां मौका मिल गया वहां बैठ गए। बट डू यू थिंक कि वहां पे हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? या कोई मोटा तगड़ा आदमी बैठा है तो बड़ा दिक्कत होता है बैठने में, है ना, बड़ा दिक्कत होता है। This trouble is what we call as steric hindrance। वही होता है जब एक बेस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, that is what it would form when it would act as a base। तो जब ये प्रोटोनेट हो जाता है, एक हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, अब ये बल्की हो जाता है, अब ये इसके हाइड्रोजन है ना चारों तरफ फैल जाते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं? रिपेल करने लगते हैं। जो ऑर्थो पोजीशन में बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, उनके साथ वो रिपेल होने लगते हैं। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है? इस रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी में फर्क पड़ती है, इस मॉलिक्यूल में वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती और ये जो नाइट्रोजन है ना उतना स्टेबल नहीं रह पाता। तो क्या ये उस प्रोटॉन को लेगा ऐसा बनने के लिए? क्या ये प्रोटॉन को लेगा? ये प्रोटॉन को लेगा ही नहीं, जिससे वो रिपल्शन ही ना फेस करे, ये प्रोटॉन को लेगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है? इसकी बेसिक कैरेक्टर ऐसे ग्रुप के होने की वजह से कम हो जाती है। इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑन प्रोटोनेशन, कि अगर वो प्रोटॉन लिया तो वो काफी बड़ा सा स्पेस घेरेगा, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल से वो रिपेल होगा और वो रिपल्शन ही इसको अनस्टेबल बनाएगी। इस वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से इसके बेसिक कैरेक्टर में क्या असर पड़ती है? ये बेस के जैसे अफेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिख रखा है इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, वो एक रॉन्ग आइडिया की वजह से होता है। बट आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं कि क्या होता है यहाँ पे। इसकी वजह से वो उतना आसानी से किसी भी प्रोटॉन को नहीं ले पाता। कब नहीं ले पाता? जब ऐसे ग्रुप बगल में हो, ठीक है। जब बगल में नहीं है तो वो बड़ी आसानी से ले सकता है। ये चीजें गौर करनी है जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखी। चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। इस पॉइंट पे गौर ना करो, बट जो चीजें मैंने बताई उस पर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछो, बताओ, हाँ, और जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो अपने भी नोट्स बनाओ ताकि आप लोगों को किसी और से पूछना ना पड़े कि भाई सर ने क्या कहा था, या फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देखो तो मुझे भी फायदा है, अलग बात है, बट हाँ हमेशा ये याद रखो कि खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इस केस में देखते हैं कि किसकी बेसिक नेचर ज्यादा है। यहाँ पे भी सिंपल आइडिया है ना। आइडिया ये है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर पहले केस में देखें तो रेजोनेंस बस रिंग से है, ठीक है। बाकी हर केस में रेजोनेंस रिंग से है। अगर तीसरे इन तीनों केसेस में देखा जाए तो NO2 ग्रुप की वजह से भी रेजोनेंस है। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस के कारण कम कर देता है, बट अगर मेटा पोजीशन पे है तो उतनी डिक्रीज नहीं करता। तो यही चीज आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट तगड़े से लग रहा है, ठीक है, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट तगड़े से लग रहा है, यहाँ पे भी वही इफेक्ट है। और इवन एक और इफेक्ट भी है यहाँ पे, तो माइनस आई इफेक्ट भी है, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्ट करेगी, बट पहले मॉलिक्यूल में या दूसरे मॉलिक्यूल में ये नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले और दूसरे मॉलिक्यूल में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगी, पहले में सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक अगर किसी ने पूछा किस में है, इसमें है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही पता कर सकते हैं इस केस में। आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो, अगर नहीं आया हो तो बताओ इन द कमेंट सेक्शन। अगर आ गया है तो यूज करो सॉल्व करने के लिए, और मुझे भी बताओ कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और ऐसे इसको अप्लाई किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करते हैं और उनसे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following has most acidic hydrogen? खुद से बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस में है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर में एक का बना देता हूं और आपको बताता हूं। अब हेक्सेन बना रखा है इन्होंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सेन मींस 6 कार्बन तो होंगे। अब 2 और 4th पोजीशन पे ओन है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो, 4th में डबल बॉन्ड ओ लगा दो। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, अगर इनको निकाल दो तो नेगेटिव आयन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से वही काफी ज्यादा आसानी से स्टेबल हो जाता है। मैंने पहले बता रखा है, एसिडिक हाइड्रोजन वही होगा जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, यही सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। होप आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। बाकियों में किसी में भी ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड से रेजोनेंस है और दोनों साइड से स्टेबलाइजेशन गेन कर रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करो और आंसर तक पहुंचो, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। होप आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की बातें समझ में आ गई हो, और कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे, समझाओ मुझे, और चीजों को यूज करो, जो भी पढ़ा है उसको रेप्लिकेट करो, उसको फिर से कहीं ना कहीं अप्लाई करो, और तभी बात बनेगी, तभी आंसर को सॉल्व करो, ठीक है। खत्म करते हैं, थैंक यू।